तो दोस्तों आज हो गया 5 दिसंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीओके को वापस लिए जाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अहम टिप्पणी की है। हरीश रावत ने कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाना हमारा कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यह मोदी सरकार का एजेंडा होना चाहिए। आपको बता दें कि हरीश रावत ने ये बातें रविवार को एएनआई से बातचीत में कही। उन्होंने कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छुड़ाना हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से G20 समूह की अध्यक्षता संभालने पर मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत विश्व के कई नेताओं को धन्यवाद कहा और वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर काम करने की अपील की है। दिल्ली में जहरीली हो रही हवा को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह एक QI गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके बाद अब दिल्ली में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों के अलावा तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया में बनी अपनी छवि को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया 2004 से तकरीबन 2008-9 के बीच की बात है, उस समय हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था। फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए। पहला मैंने नियमगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा भट्टा पारसोल का मुद्दा उठाया। जैसे ही मैंने भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल किए और देश के गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा हुआ, तभी से ये मीडिया मेरे खिलाफ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 से पहले देश में उत्तर प्रदेश की छवि बीमारू राज्य की थी, लेकिन चौतरफा हुए विकास कार्यों से अब देश में यूपी की छवि विकसित राज्य के रूप में है। यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन है। मुख्यमंत्री रविवार को तारमंडल क्षेत्र के दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान 950 करोड़ की 4 परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद जन समूह को संबोधित कर रहे थे। मतदान की पूर्व संध्या पर रामपुर का सियासी पारा चढ़ गया है। 4.5 घंटे तक सपाई SP आवास पर धरना देते रहे। जब माहौल ज्यादा गर्माने लगा तो पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। सपा प्रत्याशी आसिम रजा पिछले कई दिनों से पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को लेकर रविवार की शाम को सपाइयों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। गुस्साए सपाई उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के साथ SP आवास पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि सपा समर्थकों के घरों पर छापेमारी की जा रही है, उन्हें उठाया जा रहा है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार यानी आज वोट डाले जाएंगे। उससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कीचड़ समाप्त करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव मात्र एक चुनाव नहीं है, बल्कि इस उपचुनाव का परिणाम ये साबित करेगा कि अब राजनीति में सत्ता और धन नहीं, बल्कि जनता के हक और उसके विकास की बात करने वालों को ही जनता साथ देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली का मुकाबला काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने PM नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले। PM आवास योजना के साथ ही जल जीवन मिशन की योजनाएं धरातल पर उतरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के नाम पर वोट मांगते दिखे। शनिवार को जमालपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी इमोशनल हो गए और मंच से ही रो पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने खुदा से जीत की दुआ मांगते हुए कहा कि MIM को जिताएं ताकि दोबारा कोई बिल्किस ना बने। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम व्यवस्था को लेकर पिछले लंबे समय से खूब चर्चा हो रही है। देश के कानून मंत्री जजों की नियुक्ति वाली कोलिजियम व्यवस्था की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और ये एक बहुत गंभीर मसला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने दिल्ली शराब नीति मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कविता फिलहाल तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य है। उनको दिल्ली में CBI मुख्यालय या जांच एजेंसी के हैदराबाद कार्यालय में उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम को समाप्त हो गया है। इससे पहले सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने ढंग से लुभाने की आखिरी कोशिश किए। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की कुल 182 सीट में से 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वो सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ये टिप्पणी उनकी पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान के बाद आई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की थी। चुनाव भले ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को अपनी टॉप बॉडी में शामिल कर भगवा पार्टी ने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए कि एक दो अपवाद को छोड़कर बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं को निर्णय लेने वाली कमेटियों में शामिल करने की प्रथा नहीं रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक केस में उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक केस की सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में CAA और NRC के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई मौतें हुई थी, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। आबकारी नीति मामले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी अन्य आरोपियों के साथ कथित तौर पर सबूत मिटाने वालों में शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक दिन में 4 मोबाइल हैंडसेट बदले। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने डिजिटल सबूतों को नष्ट करने के मकसद से ऐसा किया है। बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट पर हो रहे उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान होने वाला है। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा और बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक केदार गुप्ता के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत कुर्नी के मैदान में झोंक दी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने रोड शो किया। यूसीसी पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूसीसी देश की खूबसूरती का ध्रुवीकरण है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। गुजरात में सरकार से बिना अनुमति लिए कोई धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है। बिहार में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता के धर्मांतरण पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बेगूसराय पहुंचे सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि बिहार में धर्म परिवर्तन से कोई जिला वंचित नहीं है। ऐसे में बिहार के मंत्री इस तरह के बयान ना दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जसवंत नगर में जनसभा कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कहने के लिए 2 डिप्टी सीएम हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई डिप्टी सीएम ही नहीं है। एक स्टूल मंत्री और दूसरे छापामार मंत्री है। ये दोनों सीएम के असिस्टेंट मंत्री से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के शीर्ष नौकरशाहों में शामिल सौम्या चौरसिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ के खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वो भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। बीते साल जून में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सौम्या चौरसिया के ठिकाने पर छापेमारी की थी।